हेलो एवरीवन। हमारी सोसाइटी में फिजिकल अब्यूज़ ही सब कुछ होता है, मेंटल अब्यूज़ तो कुछ है ही नहीं। तो कहानी है लॉज्जा यानी कि शर्म। एक ऐसी लड़की की कहानी जो शायद ही अपने शर्म से कभी बाहर आ पाएगी और सोसाइटी को बता पाएगी कि किस तरीके का अब्यूज़ उसके साथ होता है। हमारी इंडियन सोसाइटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, लॉज्जा। शर्म आती है हमें किसी के सामने भी बात करने में। तो कहानी की शुरुआत में हम जया को देखते हैं जो पागलों की तरह सड़कों में भाग रही है, उसके पीछे उसका भाई और उसका पति। अब ये जया ऐसा क्यों कर रही है, इसके लिए हमें कुछ महीने पीछे जाना पड़ेगा। यहाँ पे जया को दिखाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उसके पति ने अभी अभी एक नया घर लिया हुआ है। जया का सपना था खुद का एक घर होना, अब वो घर उसका हो गया है। जया काफ़ी ज़ोरों शोरों से तैयारी करती है, पूजा करती है। उसी गृह प्रवेश की पूजा में जया के घर वाले, उसका भाई, उसकी बहन, उसकी माँ सब आए हुए होते हैं। उसका पति, जया का पति जिसका नाम जगदीश है, वो अपने दोस्तों के साथ बैठे बातें करता रहता है। अचानक से वो बोलता है कि मेरी पत्नी एनजीओ में काम करती है, घर का काम तो उनसे होता नहीं है, पता नहीं एनजीओ में जाकर क्या तीर मारती होगी। ये सब जया सुन लेती है, उसको बड़ा दुख सा होता है। उसके बाद तभी जगदीश का एक दोस्त पूछता है कि ये घर कितने स्क्वायर फीट का है, तो जया बताती है 2200 स्क्वायर फीट। तो जगदीश कहता है देखो, इसको ये तक नहीं पता, गंवार औरत कहीं की, ये घर 2800 स्क्वायर फीट का है। ये सुनकर जो जया है वो काफ़ी ज़्यादा मेंटली ब्रोकन हो जाती है क्योंकि जगदीश उसे उसके साथ साथ कुछ और वर्ड भी स्लैम लैंग्वेज यूज़ कर देता है जो कि गाली होती है दोस्तों के सामने ही। तो जया बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और वो किचन में चली जाती है। जया के दिमाग में जगदीश की बातें घूमती रहती हैं और वो एक मेंटल डिस्टर्बेंस की स्टेज में वो कढ़ाई जो है गैस में रखती है और तेल डाल देती है। उसके बाद उसको जगदीश की पीछे की सारी बातें याद आती है कि कब उसने किस तरीके से बुरा व्यवहार किया था उसके साथ, कब उसने किस तरीके की गाली दी थी। ये सोचते सोचते वो कढ़ाई में तेल डालती है और आग लग जाती है थोड़ी देर बाद। तभी जया की बेटी वहाँ आ जाती है और वो उसको बहुत बुरे तरीके से बात करने लगती है। मतलब जया सिर्फ अपने पति के हाथों ही नहीं, अपनी बेटी के हाथों भी प्रताड़ित है क्योंकि उसकी बेटी को पता है कि माँ मतलब ही इसी तरीके से बिहेवियर किया जाता है। तो जया की बेटी कहती है तुम पागल हो गई हो क्या, तुम पूरे घर में आग लगा दोगी, पापा ठीक ही कहते हैं तुम्हारे बारे में, तुम किसी लायक नहीं हो। ये सब सुनकर जया और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, चारों तरफ धुआं फैल जाता है किचन में। अब वहीं पे एक सीन दिखाया जाता है जहाँ जया की सास और जया की माँ आपस में बात कर रहे होते हैं। तो जया की सास कहती है कि जया को तो एनजीओ में नौकरी जगदीश ने ही दिलाई है। तभी जया अपनी सास की बात काट कर बोलती है कि जी नहीं, नौकरी जो है वो मुझे मेरी मेहनत से मिली है, जगदीश का इसमें कोई हाथ नहीं है। जया अपनी सास की बात काट रही है। ये देखकर जया की माँ कहती है कि ऐसा नहीं बोलते हैं, अगर जगदीश ने नौकरी में हेल्प कर भी दी तो तुम छोटी थोड़ी हो गई हो। इसका मतलब जया को कहीं भी उसके हिस्से की इज्जत नहीं मिलती है। वहीं दूसरी तरफ जया की बेटी अपूर्वा बात कर रही होती है अपनी फ्रेंड से, तो मैं बोलती है कि मेरी माँ तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ है। कल मैंने मेरी माँ से बोला कि मुझे लास्ट पीरियड में नींद आ गई थी, तो मेरी माँ को लगा कि पीरियड्स की वजह से मुझे नींद आ गई है। मेरी माँ सच में कैसे एनजीओ में नौकरी करती, पता नहीं वो एनजीओ किसी दिन डूब ना जाए। ये सब जया सुन लेती है। जया सोचती है कि अपूर्वा तक उसकी इज्जत नहीं करती है। जया सिर्फ मन मारकर चुप रह जाती है, वो किसी से कुछ कह भी नहीं पाती। अब किचन में जो आग लगने का इंसिडेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा हंगामा पैदा कर देता है। जया का पति वहाँ आ जाता है और उसे खरी खोटी सुनाने लगता है कि तुम्हारा एक ही काम है, वो भी तुम ठीक से नहीं कर सकती हो, पागल औरत कहीं की। जया कुछ भी नहीं बोल पाती, किसी तरीके से आग बुझाई जाती है। वहीं रात को जया यही सोचती है कि 13 साल हो गए हैं जगदीश की बातें सुन सुनकर। जगदीश कभी भी हाथ नहीं उठाता जया पे, लेकिन उसकी ज़बान बहुत ही ज़्यादा गंदी थी जया के प्रति। तभी एक इंसिडेंट याद आता है जया को कि जब जगदीश ने उसे एक अच्छी सी ड्रेस ला कर दी थी जो जया बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहती थी रात को उसको रिझाने के लिए, लेकिन जया कहती है उस वक्त तो मैंने ये नहीं पहना था, चलो आज 13 साल हो गए मैं पहन लेती हूँ। अब जया वही ड्रेस पहनकर रात को जगदीश के सामने आती है और कहती है कि बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। तो जगदीश चिल्लाने लगता है, बोलता है तुमने ये क्यों पहना है। तो जया कहती है तुम्ही ने तो ये ला कर दिया था, इसीलिए मैंने पहना है। तभी जगदीश कहता है जल्दी से इसे उतारो, तुम बिल्कुल प्रोस्टिट्यूट लग रही है उसको पहनकर। जया का फिर दिल टूट जाता है ये सब सुनकर। अब जगदीश से इतनी सारी बातें सुनने के बाद जया चली जाती है अपनी बेटी के पास और उसके सर में हाथ फेरने लगती है। तभी उसकी बेटी उस पर चिल्लाने लगती है, कहती है तुम्हारे हाथों से बदबू आ रही है, अपने हाथ बर्तन धोने के बाद नहीं धोए क्या तुमने। जया का बिल्कुल ही दिल टूट जाता है और वो चुपचाप एक जगह पर बैठ जाती है। अगले दिन सुबह जया सबके लिए नाश्ता रेडी करती है और खुद भी एनजीओ के लिए निकलती है। जया लेट हो जाती है तो जगदीश से पूछती है क्या उसे वो छोड़ देगा। जगदीश ना चाहते हुए भी उसे अपने कार में बिठा लेता है और तभी रास्ते में एक हरकत हो जाती है। तो कोई बाइक वाला रहता है जो जगदीश की कार हल्का सा ठोक देता है। एकदम से जगदीश को गुस्सा आ जाता है और वो बाहर आके उस बाइक वाले पे बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगता है। जया एज़ यूजुअल बीच में आकर उस लड़ाई को रोकने की बात करती है कि कुछ मत बोलो, जाने दो, कार को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है।
ये बातें सुनकर जगदीश और ज़्यादा भड़क जाता है जया पे और उसे वो बीच रास्ते में बहुत ज़्यादा गाली गलौज और बहुत ज़्यादा ऊट-पटांग बातें करने लगता है। इतनी ज़्यादा गाली गलौज देता है कि वहाँ के खड़े कुछ लोग उस पूरे इंसिडेंट को वीडियो रिकॉर्ड भी कर लेते हैं। ये जया के लिए बहुत ही शर्मनाक बात थी कि अब तक तो घर में था, लेकिन अब बीच रास्ते में भी जगदीश ने उसे नहीं छोड़ा। अब जब जया इसी मेंटल स्टेट के साथ ऑफिस जाती है तो वहाँ उससे कुछ काम नहीं होता है, चीज़ें गिरने लगती है उसके हाथ से। सब लोग ऑफिस वाले देख के दंग रह जाते हैं। वहीं जया की एक फ्रेंड होती है, वो कहती है कि मैंने ऑफिस आते वक्त सड़क के किनारे देखा जगदीश तुम पे चिल्ला रहा था। तुम एक बात बताओ, तुम इतने शांत होकर उसकी डांट सुनती क्यों रहती हो, जवाब क्यों नहीं देती हो? कुछ नहीं कर सकती तो एटलीस्ट ये तो बोल सकती हो कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। लेकिन जया को पता है कि अगर उसने मुंह खोला तो घर पे उसका क्या हाल होगा। अब रात को जया घर आती है तो सबके लिए खाना बनाती है, लेकिन एज यूजुअल जया की सास, पति और बेटी तीनों उस खाने की बहुत ज़्यादा बुराई करते हैं और जया को काफ़ी बातें सुनाते हैं। रात को जया और जगदीश एक ही बेड पे लेटे हुए होते हैं। तब जगदीश अचानक से जया के पास आता है और कहता है जो भी हुआ उसे भूल जाओ, और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन जया मना कर देती है। जगदीश गुस्सा होकर सो जाता है, लेकिन तभी जया सोचती है कि ज़िंदगी भर 13 साल हो गए इसी घुटन के साथ जी रही हूँ, इन्हीं बातों के साथ जी रही हूँ, अब नहीं सहन होता, मैं किसी की गुलाम नहीं हूँ। वो जगदीश को नींद से उठाती है और कहती है कि मुझे तुमसे थोड़े दिन अलग रहना है। तो जगदीश इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाता और उसे काफ़ी ज़्यादा बातें सुनाता है और फिर सो जाता है। अगले दिन सुबह जब जया ऑफिस चली जाती है तो वो अपनी माँ और बेटी को ये बताता है कि वो हमसे अलग होना चाहती है। तो जो अपूर्वा है वो कहती है कि वैसे में भी वो मेरा ध्यान रखती कहाँ है, वो वैसे में भी तो ऑफिस चली जाती है, खाना भी तो दादी मेरे लिए बनाती है, बेटर है कि वो अलग ही हो जाए। लेकिन तभी जगदीश जो है वो अपने साले यानी कि जया के भाई और अपने साले की वाइफ को बुलाता है और बताता है कि देखो तुम्हारी बहन पागल हो गई है, क्योंकि किचन में उस दिन उसने आग लगा दी, ठीक से वो अपूर्वा का ध्यान रखती नहीं है, घर का काम उससे होता नहीं है, और अब वो मुझसे अलग रहने की बात कर रही है। अब तुम लोग देख लो क्या करना है। तभी जया का भाई जया को समझाता है कि देखो इस तरीके से तुम जगदीश से अलग होकर ज़िंदा नहीं रह पाओगी, तुम अपना सर्वाइवल नहीं कर पाओगी, तुम अपने पति से अलग होने की बात मत सोचो। जया कहती है मैं डिवोर्स नहीं चाहती हूँ, बस मैं थोड़े दिन अलग रहना चाहती हूँ। मैं इस चीज़ को 13 साल से झेलते झेलते अब मैं थक गई हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा अपने लिए स्पेस चाहती हूँ। उसके बाद जया जो है वो धीरे धीरे सारी बातें बताती है अपने भाई को कि 13 साल से वो किस तरीके की बातें झेल रही है। अब जया का भाई इस तरीके से शो करता है कि जैसे उसे काफ़ी दुख हो रहा है जया के इस हालत पे। अगले दिन जगदीश बैठकर ये सोचता है कि जया के अंदर इतनी हिम्मत आई कैसे कि वो अलग होने की बात करी, इससे तो समाज में जगदीश की काफ़ी बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए उसे कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि जया उससे कभी अलग ना हो पाए। वो अगले दिन जया के भाई के साथ मिलकर जया को एक ऐसी जगह ले जाता है। जया वहाँ जाकर चौंक जाती है क्योंकि वो पागल खाना होता है। जगदीश जो है वो यही सोचता है कि अगर जया को हम पागल साबित कर देंगे तो वो कभी मुझसे अलग नहीं हो पाएगी, सोसाइटी में उसकी इज्जत बरकरार रहेगी। जया ये देखकर चौंक जाती है कि उसका पति तो ठीक है, चलो उसका भाई भी उसको यहाँ पे लाने में उसके पति की मदद कर रहा है। जया भागती है। यही सीन हमने शुरुआत में देखा था जब जया रास्ते में उनके बीच से भाग रही होती है और पीछे उसका भाई और पति होता है। वो लोग किसी तरीके से जया को पकड़कर घर वापस लेकर आते हैं और उसका पति वापस उसको वही ताने मारने लगता है, वही बातों से उसका मन को चोट देने लगता है और बहुत ज़्यादा गाली देता है जया को। जब जगदीश जया को ये बोलता है कि तुम ड्रामा कर रही हो, सीन क्रिएट कर रही हो, मैं सिर्फ तुम्हें डराने के लिए पागल खाने लेकर गया था ताकि तुम्हें सबक मिल सके, ये सारी बातें जया को और बर्दाश्त नहीं होती और वहीं पे एक लैम्प पड़ा होता है, वो उठा के उसको जगदीश को मारने के लिए होती है। तभी जगदीश वहाँ से हट जाता है और अपूर्वा उसकी बेटी आ जाती है जया की और उसके सर पे लग जाता है। बस अब सीन क्रिएट हो जाता है घर पे कि जया ने अपनी बेटी को मारने की कोशिश की। जया शॉक्ड हो जाती है और यही कहती रहती है कि मैंने कुछ नहीं करा, लेकिन तभी जगदीश जया के दोनों हाथ बांध कर उसको कमरे में बंद कर देता है ताकि वो बाहर ना निकल पाए और अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। अपूर्वा भी चिल्लाती रहती है कि मेरी माँ ने मुझे मारने की कोशिश की। वहीं दूसरी तरफ जो जया की भाभी है वो जया के भाई से कहती है तुम्हें दिखता नहीं तुम्हारी बहन के साथ उस घर में कैसा सलूक हो रहा है, और तुम मान कैसे गए तुम्हारे जीजा का साथ देने के लिए, जया को पागल खाने कैसे लेकर चले गए, ये तुमने गलत किया, चलो उसे हम कुछ दिनों के लिए हमारे घर में लेकर आते हैं, उसे शायद थोड़ा चेंज मिलेगा। अब अगले दिन सुबह जब जया की भाभी आती है वहाँ पे जया को लेने के लिए, तो तभी भी देखती है कि सुबह तक उसके हाथ बंधे हुए हैं और वो अपने कमरे में बंद पड़ी हुई है। अब जया को वो जाकर कहती है कि तुम्हें चेंज चाहिए था, थोड़े दिन अकेले रहना था, चलो तुम हमारे साथ हमारे घर में चलो, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ तुम्हारी माँ भी है, बहन भी है, तुम्हें अच्छा लगेगा। जया अपना बैग वगैरह पैक कर लेती है और अपनी बेटी के पास जाती है। अपूर्वा जो है वो जया से बिल्कुल बात नहीं करती है, वो माफ़ी मांगती है जया और कहती है कि कल जो भी कुछ हुआ वो मेरे से गलती से हुआ, मुझे नहीं पता था वहाँ तुम खड़ी हो। लेकिन अपूर्वा कहती है तुम तो पागल औरत हो, पापा ठीक ही कहते हैं, तुमने जानबूझकर मुझे मारा है। जया इन सब सुनकर बाहर आ जाती है। अब घर आती है तो एक तरफ तो जया की जो माँ होती है वो दरवाज़ा खोल के बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है कि जया क्यों इस तरीके से बैग लेकर आई है। अंदर जया की बहन जो जया को बिल्कुल पसंद नहीं करती है, गंवार समझती है, वो तक डिस्टर्ब हो जाती है
जाती है जया को देखकर कि अब ये क्यों यहाँ रहने के लिए आ गई है। अब जया के उसी बहन से जब अनन्या नाम रहता है उसको बोला जाता है कि तुम्हें जया के साथ कमरा शेयर करना है, तो वो कहती है शादी एक तो हो चुकी है, उसको इतना बड़ा घर मिला है शादी के बाद, अब वो यहाँ क्यों रहने आई है, मुझे मेरी प्राइवेसी चाहिए, मैं किसी के साथ अपना कमरा शेयर नहीं करूँगी। ये सारी बातें जया सुन लेती है और उसका दिल टूट जाता है कि हर जगह उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उसे क्यों इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। जया फ्रेश होती है, नहाती है, उसके बाद अपने पिता से मिलने जाती है। उसके पिता बिल्कुल ही एज होती है, लेटे हुए रहते हैं और कहते हैं कि बेटी सबसे अच्छी ना अरेंज मैरिज होती है, लव मैरिज में तो कोई ठिकाना नहीं रहता है। लेकिन तभी जया सोचती है मन ही मन कि आपने तो मेरी अरेंज मैरिज कुंडली मिला के कराई थी पापा, फिर भी मेरी ऐसी हालत क्यों है। लेकिन वो अपने पिता से कुछ कहती नहीं है। अब वहीं अगली सुबह दिखाते हैं कि जहाँ जया की माँ ये नोटिस करती है कि जया के हाथ में रस्सी के निशान हैं, लेकिन जया की माँ कुछ पूछती नहीं है, ना ही उस बात को ज़्यादा तवज्जो देती है। यहीं जया की भाभी कहती है जया से कि कुछ खा के जाना। वहीं तभी जया जब ऑफिस पहुँचती है तो जया की फ्रेंड मोह मिलती है। वो कहती है कि तुम इतने दिन तक कहाँ थी। तब जया उसको सारी बात बताती है कि उसने क्या क्या किया है। मोह ये सब सुनकर बिल्कुल शॉक थी। फिर जया कहती है मुझे किसी डॉक्टर के पास ले चलो, मुझे पता नहीं क्या होता जा रहा है, मेरी वजह से मेरी बेटी की जान तक जा सकती थी। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जो जगदीश है वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर जया की बात बताता है कि वो अपने मायके जा चुकी है, पागल औरत, और बहुत कुछ उसके बारे में उल्टा पुल्टा बोलता है। और ये भी बताता है कि अब वो जया से कभी नहीं मिलने वाला। अब शाम को मोह अपनी एक एडवोकेट फ्रेंड के साथ मिलने रेस्टोरेंट जाती है, वहाँ जया भी साथ होती है। उसका नाम सूर्या होता है। अब सूर्या, जया और मोह एक ही टेबल पर बैठे हुए होते हैं। तभी जया कहती है उसे घर जाना है, लेकिन सूर्या उसको इंसिस्ट करता है कि बैठिए, कुछ खाकर जाइए। वहाँ सूर्या उससे जया को बोलता है कि आप कुछ ऑर्डर करिए, मैं मंगवाता हूँ। तो जया के लिए ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उसे याद आता है कि कभी भी जगदीश और अपूर्वा ने उसे ऑर्डर करने का मौका नहीं दिया। जो भी वो लोग ऑर्डर करते थे जया को वही खाना पड़ता था। पहली बार उससे कोई ऑर्डर करने के लिए कुछ पूछ रहा है। जया की ऐसी हालत देखकर जो मोह का फ्रेंड है सूर्या, वो कहता है कि शायद तुम्हारी फ्रेंड को काउंसलिंग की ज़रूरत है। मोह कहती है हाँ, हम कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जो जया की बेटी अपूर्वा है वो थोड़ी बहुत चिंता कर रही होती है जया को लेकर, लेकिन जगदीश उसे बोलता है कि कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी माँ भरपूर फैमिली में है। तो उसकी माँ है, उसका भाई, उसकी भाभी, जया तो वहाँ पे मज़े कर रही होगी। उसकी बेटी भी इस बात को मान जाती है। अब उसी रात को जया सोफ़े में सो जाती है और अपनी माँ से ये कहती है कि मुझे भी थोड़ी प्राइवेसी की ज़रूरत है, इसलिए बेटर है कि मैं सोफ़े में सो जाऊँ। तो अब उसकी बहन, जया की बहन, ये सारी बातें सुन लेती है, क्योंकि उसी को प्रॉब्लम थी जया उसके कमरे में सोए, इसलिए जया ने खुद के लिए सोफ़ा चुन लिया था। अब ऑफिस में जया की फ्रेंड मोह जो है वो उसको एक पार्टी में, थर्सडे पार्टी में उसके घर में इनवाइट करती है। जया कहती है किस लिए पार्टी, तुम्हारा बर्थडे है? तो मोह कहती है नहीं, बस ऐसे ही तो माना, तुम्हें अच्छा लगेगा। अब जया एक काउंसलर के पास पहुंचती है। वहाँ उससे बोलती है कि वो काउंसलर पूछती है तुम्हारा पति तुम्हारे साथ क्या करता है, मारता है, पीटता है, क्या करता है, अब्यूज़ करता है, सेक्सुअली असॉल्ट करता है? तो जया कहती है कुछ भी नहीं करता, वो सिर्फ बातें बोलता है और जो मुझे चुभ जाती हैं। उसके बाद वो बोलती है मैं एक बहुत बुरी माँ हूँ, मेरी वजह से मेरी बेटी का सर फट गया। तो काउंसलर कहती है बिल्कुल नहीं, तुम बिल्कुल बुरी माँ नहीं हो। फिर वो पूछती है कि तुम्हारे पति में ऐसा क्या था जो तुम्हें पसंद आया? तो जया कहती है कि मैं बचपन से ही काफ़ी शांत हूँ, मैं कभी अपनी बातें किसी के सामने रख नहीं पाती थी, जिस वजह से लोग मुझे बेवकूफ़ समझते थे। जब मैं पहली बार अपने पति से मिली थी शादी के पहले, तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा और इनोसेंट लगा था, मुझे लगा था वो मुझे समझ पाएगा। यही सारी चीज़ें देखकर मैंने उससे शादी कर ली थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर काउंसलर पूछती है तुम किस में सबसे अच्छी हो? तो जया कहती है मुझे ड्राइंग बहुत अच्छी आती है, मैं गाना बहुत अच्छा गाती हूँ। लेकिन शादी के बाद जब मैंने पहली बार गाना गाया था तो मेरे पति ने मुझसे कहा था, जगदीश ने, कि ये कोई कोठा नहीं है कि रोज़ शाम को तुम गाना गाने बैठ जाती हो। बस तब से मैंने गाना नहीं गाया। ये सारी बातें वो काउंसलर को बताती है। अगले दिन सुबह जया की माँ जया से पूछती है तुम्हारी डॉक्टर ने कोई दवाई दी? तो जया ने कहा नहीं, सिर्फ बातचीत हुई। फिर उसकी माँ कहती है कि देखो तुम्हें तुम्हारे पति ने ऐशो आराम, गाड़ी, घर सब दिया है, तुम्हारे पिता हमें कुछ भी नहीं दे पाए, फिर भी तुम वो सब कुछ छोड़कर यहाँ पड़ी हुई हो। बेटर होगा तुम अपने पति के पास चली जाओ, क्योंकि सारा संसार वहीं पड़ा हुआ है तुम्हारा। जया की माँ ये भी बोलती है कि बात बात में मायके आना बंद करो, समझी? कुछ दिनों बाद तुम्हारी भाभी जो तुम्हें यहाँ लेकर आई है वही तुम्हें भगाने की तरकीब सोचती रहेगी। जया ये सब सुनकर वहाँ नीचे जाने लगती है और अपनी माँ से कहती है कि आज शाम को मैं डिनर अपने दोस्त के यहाँ करूँगी, इसलिए खाना मत बनाना। उसके बाद जया अपने दोस्तों के साथ वहाँ मोह के घर में बैठी होती है। जया का मूड काफ़ी अच्छा होता है। वहाँ सूर्या गाना गाता है तो जया खुद को रोक नहीं पाती। जया भी उसके गाने में सुर मिला देती है और सब लोग जया की मीठी आवाज़ सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अब जया को सूर्या छोड़ने आता है, तभी जया की बहन जो है वो फ़ोटो ले लेती है दोनों का एक साथ। जया घर वापस आकर काफ़ी देर तक अपने पति को फ़ोन लगाती है, लेकिन उसका पति फ़ोन नहीं उठाता है। थोड़ी देर बाद उसका फ़ोन, जो उसका जया के पति का फ़ोन, उसकी बेटी उठाती है और कहती है पापा बहुत गुस्से में, वो आपसे बाद में बात करेंगे। फिर वो
वो फ़ोन रख देती है। जया अपनी बेटी की आवाज़ सुनकर काफ़ी खुश हो जाती है। अब थोड़े दिनों बाद दिखाते हैं जहाँ जया का पति जो अपने दोस्तों के साथ एक होटल में बैठकर शराब पी रहा होता है, वहीं पे दूसरे टेबल पर जया, सूर्या और मोऊ भी बैठकर खाना खा रहे होते हैं। जया काफ़ी हंस रही होती है, मोऊ के साथ काफ़ी मुस्कुरा रही होती है, लेकिन ये सब जया का पति देख रहा होता है। काफ़ी ज़्यादा शराब पी लेता है और उठ कर आता है और सूर्या से पूछता है, तुम्हें पता है ये औरत कौन है? ये औरत मेरी बीवी है जो मुझे छोड़कर चली गई है, और तुम्हें एक चीज़ तो मुझे बतानी पड़ेगी, इस औरत का अभी रेट कितना चल रहा है। इस तरीके से वो जया को गंदी गंदी गाली देने लगता है। सूर्या का भी दिमाग ख़राब हो जाता है। सूर्या और जगदीश के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन जगदीश अपनी गालियों से बाज नहीं आता और वो जया को बोलने लगता है। जया रोने लगती है और वहाँ से चले जाती है। अब अगले दिन जया को डिवोर्स के पेपर्स मिल जाते हैं जो कि उसके पति ने उसको भिजवाए थे। अब यहाँ पे उसमें 3-4 क्लॉज लिखे हुए थे, जैसे कि जया का पति अपनी बेटी की फुल कस्टडी चाहता है क्योंकि जया जो है वो दिमागी तौर से बीमार है और अपनी बेटी को चोट पहुँचाती है, मारने की कोशिश करती है। अगला क्लॉज था कि जया अपने घर में डोमेस्टिक वायलेंस करती है और जया का काफ़ी लोगों से काफ़ी आदमियों के साथ रिश्ता है, ये सब उसने क्लॉज डाला हुआ था। अब ये सब बातें देखकर जया डर जाती है क्योंकि जया कभी नहीं चाहती थी कि उसके पति के साथ उसकी बेटी रहे, क्योंकि उसका पति जो है बहुत ही गंदा इंसान था। जया अपनी सारी ये बातें मोऊ को बताती है। मोऊ कहता है तुम कोई डिसीजन मत लो, चलो हम वकील के पास चलते हैं। अब जया का भाई और मोऊ और जया लोग आते हैं सूर्या से मिलने। सूर्या कहता है देखिए ये कोई होटल का मेन्यू नहीं है कि कोई और डिसाइड करेगा, आप बताइए आपको डिवोर्स चाहिए या नहीं चाहिए, उस हिसाब से हम केस तैयार करेंगे। जया सोचने लगती है। इधर जया का पति अपने वकील को फ़ोन कर कहता है कि कुछ भी हो जाए मुझे डिवोर्स चाहिए। मुझे पता है वो औरत डिवोर्स नहीं चाहेगी, लेकिन मुझे आप किसी भी तरीके से उस औरत से छुटकारा दिलाओ, चाहे उस औरत को कितना भी नीचे गिराना पड़े। जया का जो वकील है वो पूछता है आपको क्या चाहिए इस डिवोर्स से? तो जया कहती है मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए, बस मुझे मेरी बेटी चाहिए मेरे साथ। मोऊ कहती है तुम सोच लो, तुम उस आदमी के साथ दोबारा रहना चाहती हो कि नहीं? लेकिन जया कहती है कि हाँ मैं रह लूँगी उसके साथ। सूर्या जो है जया का जो वकील है वो ये कहता है देखिए आपका पति आपको जो भी कुछ अकेले में कहता हो या कहीं भी कुछ वर्बल अब्यूज़ करता है, हम इसी के आधार पर ये केस लड़ेंगे, लेकिन अब ये बात कोर्ट तक पहुंच गई तो आपको मुझे सब कुछ खुलकर बताना पड़ेगा ताकि हम केस को अपनी तरफ से स्ट्रांग बना सके और आपकी बेटी को आपको दिलवा सके। अब जया जो है वो सूर्या को सारी बातें बता देती है। अगले दिन सुनवाई शुरू होनी थी। जया थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन जया की भाभी कहती है कि माँ से बेटे को कोई अलग नहीं कर सकता, इसीलिए बेटी तो तुम्हारे पास ही रहेगी, अब देखो केस में क्या होता है। जया को थोड़ी हिम्मत आती है। रास्ते में जब थी तो जया को अपनी काउंसलर की बात याद आती है कि खाली कप से किसी को पानी नहीं दिया जा सकता, अगर तुम खुश नहीं हो तो तुम किसी को खुश नहीं रख पाओगी। अब यहाँ कोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ सुनवाई शुरू हो जाती है। तभी एक एक करके सारे गवाह आते हैं, नौकरानी, जया की सास, और सब लोग जया के अगेंस्ट नहीं बात करते हैं। सब लोग कहते हैं जया बहुत अच्छी है, लेकिन हाल ही के कुछ दिनों में कुछ भी अजीब सी हरकतें करती है, जैसे कि किचन में आग लगा देना, खाना कढ़ाई में चढ़ा के भूल जाना, बेटी को मारना, गुमसुम रहना, दरवाज़ा बंद कर हमेशा पड़े रहना, किसी से बात न करना। ये सारे वर्जन जया की नौकरानी और जया की सास के थे, जो कि पूरी तरीके से जया के खिलाफ जा रहे थे। अब अगले दिन की सुनवाई में सूर्या बोलता है ज़रूर ये लोग जया की बेटी को लाएंगे जो कि जया के खिलाफ ही गवाही देगी, होता भी वही है। अब सूर्या भी जया के काउंसलर से मिलता है तो जया की काउंसलर बताती है कि हाँ बहुत लंबे समय तक वर्बल अब्यूज़ झेलने के कारण जया के मेंटल में थोड़ा चेंज आया है, जैसे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी आ गई है, डिसीजन नहीं ले पाना, अटक कर बातें करना। सूर्या को भी कन्फर्म हो जाता है कि जया ठीक है, बस थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। वहीं दूसरी तरफ जया की बेटी गवाही देती है कि मेरी माँ चीज़ें भूल जाती, एक दिन तो मुझे ट्यूशन से लाना भूल गई थी, खाना चढ़ा के भूल जाती है, घर में आग लगा देती है, मेरी माँ मेंटली ठीक नहीं है। ये सारी बातें सुनकर सब लोग जो है कोर्ट में चौंक गए थे। वहीं ब्रेक होता है, तभी जया अपनी बेटी के पास बैठती है। वो अपनी बेटी से कहती है कभी मुझे फ़ोन भी नहीं करती हो, अपनी माँ से इतनी गुस्सा हो। तो जया की बेटी कहती है मैं दादी और पापा के साथ बहुत खुश हूँ, प्लीज़ आप हमारे लाइफ में मत आइए, तुम पागल औरत हो, तुम हमसे दूर रहो, पता नहीं कब मेरा सर फोड़ दोगी। तभी जया का पति आता है और अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब एक तरफ सूर्या जया को ये समझाता है कि जंग अब शुरू हो चुकी है, तुम्हें खुलकर बोलना पड़ेगा, लेकिन जया कहती है मुझे शर्म आती है, मैं किस तरीके से वो सारी बातें कोर्ट में बताऊं। तब सूर्या बोलता है तुम्हारा पति तुम्हें बीच रेस्टोरेंट में प्रोस्टिट्यूट बोलता है, तुम्हारा रेट पूछता है और उसके बाद वो तुम्हें बीच सड़क में गाली गलौज करता है, ऑफिस वालों के सामने बेइज्जत करता है, तब तुम्हें शर्म नहीं आती। शर्म तुम्हें असली बात बोलने में आ रही है कोर्ट में। एक दूसरी तरफ जया की माँ जो है वो जया से कहती है पैर पड़ो, कुछ भी करो, लेकिन अपने पति को मना लो और घर वापस चली जाओ। तभी जया रोने लगती है और काफ़ी ज़्यादा सारी बातें अपनी माँ को बता देती है कि इस तरीके की बातें 13 साल से मैं सुन रही हूँ कि मैं प्रोस्टिट्यूट हूँ, मैं कोठे वाली हूँ, मैं धंधा करती हूँ, मेरा रेट कितना है, और भी कितनी गंदी बातें आप सुनना चाहोगी। ये सारी बातें सुनकर जया की माँ और जया की बहन दोनों ही शॉक थे, दोनों ही उसके प्रति नरम पड़ जाते हैं कि जया ही आखिर
में प्रताड़ित हो रही है। तभी जया बोलती है कि तुम कभी मुझसे पूछती नहीं हो मेरे बारे में, क्योंकि तुम्हें सिर्फ हमेशा मेरे पति की पड़ी रहती है। तुम्हें मेरा पति इतना ज़्यादा भोला लगता है कि तुम्हें लगता है वो कुछ कर ही नहीं सकता, लेकिन वो इस तरीके की बातें मुझसे बोलता है। ये सब सुनकर जया की माँ भी रोने लगती है। अब एक सीन इतना अच्छा दिखाया जाता है जहाँ जया की माँ, जया की बहन, जया की भाभी, जया के भैया सब जया के साथ होते हैं। जया के अंदर हिम्मत आ जाती है क्योंकि अब उसके घर वाले भी उसके साथ थे। जया अपने वकील सूर्य के कहने पर जया के पति के ऊपर एक और केस लगा देती है, जहाँ वर्बल एब्यूज़ और उसकी ज़िंदगी ख़राब करने के बेसिस में जया एक केस ठोक देती है। अब यहाँ पे जो केस है वो एक नया रूप ले लेता है कि आखिर जया का पति किस तरीके से वर्बल और बाकी तरीके से जया की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, जया का सेल्फ कॉन्फिडेंस ब्रेक कर रहा है। जया की सास ये सब देखकर बिल्कुल ही शॉक्ड हो जाती है। यहाँ एक नई तरीके से लड़ाई शुरू होती है और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। केस अभी बहुत दूर चलेगा। सीज़न 2 जल्दी ले आऊँगी दोस्तों, तो पता करिएगा कि जया के साथ आखिर तक हुआ क्या। क्या जया अपनी शर्म ब्रेक कर सब कुछ अपने कोर्ट में बता पाई अपने पति के खिलाफ, या फिर जया ये जंग हार जाती है और उसका पति जीत जाता है। जल्दी मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।